नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने फी हाइक करके H1B वीज़ा का सबको शॉक दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर कल जो है एक और बड़ा झटका लगा है जब पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका कहता है कि वो 10 H1B वीज़ा देने के लिए रेडी है, तो उसको लेने के लिए कतार में 50 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, तो कुछ यहाँ पर लॉटरी सिस्टम जैसा चला करता था। लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि जो हाई पेड वर्कर्स हैं, जिनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, हम उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजेस टू स्क्रैप H1B लॉटरी सिस्टम फ्लोट्स न्यू रूल्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये न्यू रूल्स हैं क्या, यहाँ पर इसका असर होगा क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2026 का बैच लेना हो, 27 का या फिर 28 का, इन सभी बैच 24 सितंबर तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे। और ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले H1B सिस्टम। देखिए, आप सब जानते होंगे, अभी तक तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ पर जो यूएस में एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में, चाहे वो हेल्थ में हो, एक काफ़ी हाईली स्किल्ड डॉक्टर हो गया, या फिर स्पेशली ज़्यादातर जो आईटी वर्कर्स हैं वो इसके थ्रू अमेरिका जाते हैं। तो क्या है ना कि अमेरिका के अंदर जो H1B वीज़ा इशू किया जाता है उसका एक लिमिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो 10 लाख लोग अगर मांग रहे हैं ये वीज़ा, तो अमेरिका 10 लाख लोगों को वो वीज़ा दे देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिमिट क्या है, बेसिकली हर साल 85,000 वीज़ा ही इशू किए जाते हैं, जिसमें से 65,000 रेगुलर हैं, मतलब आप चाहें जिस भी फील्ड से हो, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर इसके अलावा 20,000 ऐसे वीज़ा इशू किए जाते हैं जिनके पास स्पेसिफिकली यूएस की मास्टर्स डिग्री है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ कोटा एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये टोटल 85,000 वीज़ा जारी किया जाता है। लेकिन क्या है कि जब एप्लीकेंट्स की संख्या इससे ज़्यादा हो जाती है, क्रॉस हो जाती है कैप से, तो उस केस में लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए 85,000 वीज़ा अमेरिका जारी करेगा इस साल, तो इसमें से 5 लाख जो लोग हैं, मतलब 5 लाख लोग इसको अप्लाई करने के लिए रेडी हैं कि वो 5 लाख लोग आना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबको तो वीज़ा मिल नहीं सकता, तो कुछ रैंडम लॉटरी सिस्टम निकलता था कि अचानक से जो है किसी का नाम आया, मतलब 5 लाख में से कंप्यूटर या जैसे भी रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था और उन 85,000 लोगों को ये वीज़ा जारी कर दिया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या है, क्या बदलाव हुए हैं? देखो, दो सबसे बड़े मूव हुए हैं। सबसे पहला तो आप सब जानती हैं, एक तो H1B वीज़ा पर जो फ़ी है वो $1 लाख कर दिया गया है, और इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी आया था, आप जानती होंगे, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बैकलैश हुआ। इनफैक्ट मैं काफ़ी शॉक था कि जब डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में अनाउंस कर रहे थे, वहीं पर उनके कॉमर्स सेक्रेटरी खड़े थे, उन्होंने कह दिया कि हर साल यहाँ पर आपको $1 लाख पे करना पड़ेगा। मतलब इट इज़ ह्यूज अमाउंट। अमेरिका में कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा होगा जो इतना फ़ी लेके जो है किसी को मंगाएगा, आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोगों को आना होगा। लेकिन यहाँ पर ये पहले बोला गया कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसको हर साल जो है उसके ऊपर $1 लाख का फ़ी लगेगा। बाद में जब बैकलैश वगैरह हुआ तब समझ आया कि नहीं, ये सिर्फ जो नए वाले पिटिशन्स हैं, जो नए H1B वीज़ा लेना चाहते हैं उनके लिए है, और ये हर साल नहीं है, ये वन टाइम फ़ी है एक प्रकार से। तो एक तरह से आप समझिए कि एम यही है डोनाल्ड ट्रंप का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी है वो अमेरिका के लोगों को दी जाए। तो ये तो पहले हो चुका था। जो दूसरा कल एक बड़ा बदलाव हुआ है वो नियम में बदलाव हुआ है। यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम मैं आपको बता रहा था उसको स्क्रैप करने की बात कही जा रही है। मतलब कि लॉटरी सिस्टम के थ्रू रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। 85,000 वीज़ा जारी किए जाएंगे, उसमें से 5 लाख लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रैंडम अब जो लॉटरी सिस्टम चलता था वो नहीं होगा। अब क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का 4 वेज लेवल है, अमेरिका में बेसिकली 4 लेवल के वेजेस देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग लेवल में बांटा गया है। जिसका सबसे कम वेज है, सैलरी है, उसको लेवल 1 में रखा जाता है। उससे ऊपर जिसकी सैलरी है लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, और जो सबसे हाईएस्ट पेड है, जो सीनियर है, ठीक है, उसको लेवल 4 में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब चांसेस बढ़ जाएंगे उनके जिनके लेवल 4 वाले हैं, जिनको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट, मतलब वेटेज सिस्टम आप पढ़े ही हो ना मैथ्स में, वेटेज सिस्टम कैसे होता है, वही चीज़ यहाँ पर लगेगा। जो लेवल 1 वाले हैं उनको कम वेटेज दिया जाएगा, और जो लेवल 4 वाले हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। लेवल 4 जो है उनको, कि आप समझिए मान लीजिए सपोज
25 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो लेवल 4 वेजेस वाले हैं, जो हाईएस्ट वेजेस वाले हैं, और 75 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं H1B वीज़ा के जो लेवल 1 वेजेस वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनको एंट्री मिले। तो यहाँ पर क्या है कि लेवल 4 को जो है 25 लोग हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 4 में और ये 100 एंटिटीज़ बन जाएगा, एंट्रीज़ बन जाएगा, और जो लेवल 1 वाले हैं उनको 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लेवल 4 वाला जो एप्लीकेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की 2.29% है, और जो लेवल 1 वाला एप्लीकेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.57 है, क्योंकि लेवल 4 वाले को ज़्यादा यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि यहाँ पर जो लेवल 4 वाला कैंडिडेट है ही इज़ मोर लाइकली कि 4 गुना ज़्यादा लाइकली है कि वो लेवल 1 के मुकाबले उसको चुना जाएगा। मतलब यहाँ पर लेवल 4 वाला पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, और लेवल 1 वाला है, तो क्या चांसेस हैं कि लेवल 4 वाला चुना जाए? ये लेवल 1 के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको चुना जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन गेन कर रहा है, कौन लूज़ कर रहा है। विनर्स कौन है? हाई वेज जो एम्प्लॉयर्स और सीनियर रोल्स वाले हैं, मतलब उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। यूएस कंपनीज जो हैं वो जो टॉप ग्लोबल टैलेंट चाहती हैं उनको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं उनके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं। और लूज़र्स कौन है? जाहिर सी बात है जो आईटी और आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग फर्म है, जहाँ पर वेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो होता है। जैसे मान लीजिए भारत में किसी ने इंजीनियरिंग की, भारत में 1-2 साल काम किया और उसको मौका मिल जाता था यूजुअली कि वो अमेरिका भी जा सकता था, वहाँ जाकर काम कर सकता था, लेकिन उसकी सैलरी कंपैरेटिवली अगर आप देखो, वैसे नॉर्मली भारत को अगर आप कंपेयर करोगे तो सैलरी अच्छी खासी होती है, लेकिन वहाँ पर जो अमेरिका में सैलरी है उसमें अगर आप देखिए कंपेयर करिए तो वो लेवल 1 में आते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 में। तो उनके अब चांस होने, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो अर्ली कैरियर फॉरेन ग्रेजुएट्स मैंने आपको बताया ना, जिनकी एंट्री लेवल जॉब्स लेवल 1 या 2 की है, उनके चांसेस कम है। इंडियन आईटी जो कंपनीज हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं वही सेलेक्ट होते हैं, 70% आपको H1B वीज़ा के जो होल्डर्स हैं वो इंडियंस देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली भारत जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। और यहाँ पर जो $1 लाख का फ़ी है वो तो मैंने आपको बताया कि वेज की वजह से भी यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है। खैर, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? देखो क्या है ना कि एक तो पैनिक हो रखा है ऑलरेडी, आपने देखा होगा जब इसके बारे में अनाउंस किया गया तो कई जो NRIs हैं जो भारत आए हुए थे, फेस्टिवल का सीज़न था, माँ बाप से मिलने आए थे, कई तो ऑलरेडी जा भी चुके हैं टिकट बुक करा के, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स ने कह दिया भाई देखो 21 सितंबर के बाद आओगे तो फिर तो हम $1 लाख पे नहीं कर पाएंगे। तो कई ऑलरेडी चले गए, फिर अभी भी पैनिक में है। देखो क्या है ना, ट्रंप का भरोसा नहीं है, पता नहीं है कि एग्जैक्टली कल क्या कर दिया। अचानक से अब देखो यही वाला खबर आ गया कि रूल्स में बदलाव कर दिए गए। तो इसकी वजह से आप देखिए मार्केट को भी शॉक लगा, और जो इंडियन IT कंपनीज हैं, इन्फोसिस, TCS, इन सब के शेयर्स के भी दाम गिरे हैं। तो कन्फ्यूजन है इस समय एम्प्लॉयर्स के अंदर कि और क्या क्या इसमें अभी बदलाव हो सकते हैं। खैर, इसका लीगल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हो सकता है कि मामला कोर्ट में भी जाए, क्योंकि क्रिटिक्स का ये आर्गुमेंट है कि जो इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट है ये मैंडेट करता है कि जब आप कोई भी वीज़ा वगैरह जारी कर रहे हो, या तो आप इसको लॉटरी सिस्टम से दो या फिर जिसने पहले भरा है उसको दो। मतलब 5 लाख एप्लीकेंट्स हैं, तो जिसने 85,000 लोगों ने जिसने पहले भरा होगा, अप्लाई किया होगा, तो उनको आप या तो दे दो, या तो जो लॉटरी सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से दे दो। ये वेटेड सिस्टम अभी तक यहाँ पर जो है इसमें लिखा नहीं है कानून में। तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है कि ये ट्रंप इसको कैसे ला सकते हैं। फिर इसके अलावा रूल मेकिंग डिलेज भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो अभी चीज़ें कब तक चलेंगी, मामला कोर्ट में चला जाएगा तो लोगों में अगेन काफ़ी पैनिक सिचुएशन होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता है कि अगर फॉरेन वर्कर को हायर करना है तो उसकी अगर वेज ज़्यादा होगी तो चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। तो उस केस में यहाँ पर हो सकता है कि आर्टिफिशियली उसका जो वेज है, सैलरी है, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाए ताकि उसके आने के चांसेस बढ़ जाएं। और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स भी हो सकता है। USCIS जो है वो ट्रांसपेरेंट कितना रहेगी, क्या सही तरीके से किया जाएगा कि नहीं, वो सभी चैलेंजेस हैं। खैर, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि जो US के वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो वीज़ा का अब्यूज़ होता था वो ना किया जाए। तो लाइकली आउटकम क्या हो सकता है? देखो, एक तो क्या है कि हायर एवरेज वेज अब आपको देखने को मिलेगी H1B वीज़ा के अंदर। हो सकता है कि जो अमेरिका में एम्प्लॉयर्स हैं वो बुलाए ना,
क्योंकि यहाँ पर चांसेस कम है कि अब इतना ज़्यादा फ़ी वो पे करेंगे, और साथ ही साथ चांसेस भी कम है आने के, क्योंकि वेटेड एवरेज वेटेज के हिसाब से मिलेगा कि ज़्यादा सैलरी है तो आपको चांसेस ज़्यादा है आने के। तो उस केस में शायद भारत में ही रहकर लोग अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं, तो ऑफ शोरिंग ऑफ वर्क हो सकता है भारत के लिए। इंडियन आईटी फर्म्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है अगेन उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा, और स्किल शॉर्टेजेस भी देखने को मिल सकती हैं यूएस के अंदर, स्पेशली जो आईटी सर्विसेज हैं, हेल्थ सेक्टर है, एकेडमिया है, वहाँ पर अमेरिका में प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन अफेक्टेड नहीं है? जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है वो अफेक्ट नहीं होंगे। जो रिन्यू कर चुके हैं, जो वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो गया, उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। जो कैप जिनके ऊपर एग्जेम्प्ट है, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कुछ लोगों के ऊपर ये कैप एग्जेम्प्ट रहेगा, उनके ऊपर हम ये बाधा नहीं डालेंगे। यूनिवर्सिटीज़, नॉन प्रॉफिट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर्स होते हैं, तो L1 वीज़ाज होता है तो वो लोग इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो बॉटम लाइन देखो यहाँ पर यही निकलती है कंक्लूजन कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर 2 टूल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि H1B सिस्टम को पूरा बदल दिया जाए। एक तो फ़ी वाला, और अब यहाँ पर नया रूल बनाया गया है कि किसको वीज़ा देना है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का सपना है कि अमेरिका के लोगों को ही इससे नौकरी मिल जाएगी, और भारत से, चाइना से जो लोग H1B वीज़ा के थ्रू जाते थे वो नहीं जाएंगे। तो वो कितना सफल हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो तो समय बताएगा। बट ये जो नया रूल आया था, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो अमेरिका और मैक्सिको का जो बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री, इनमें से कौन सी नदी फॉर्म करती है? क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, इस नवरात्रि एक शुभ शुरुआत करिए अपने IAS जर्नी की। स्टडी IQ IAS लेकर आया है नवरात्रि सेल, जो कि वैलिड है सिर्फ 24 सितंबर तक। बैचेस फॉर UPSC 2027 एंड 2028 हैव जस्ट स्टार्टेड, जिसमें आपको मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट। अर्ली ज्वाइनर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप। बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए UPSC P2I फाउंडेशन 2027 या 2028। कोड यूज करिए अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 0924 0023 स्मार्ट एस्पिरेंट्स टाइमिंग को समझते हैं, आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली जीत है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।